Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, स्वागत करता हूं शिक्षा सरोकार के इस YouTube चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर साथियों आपको UKLT का परीक्षा पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी में ये 15 प्रश्न 4 चांद लगाने वाले साबित होंगे। ठीक, और इन क्वेश्चंस इनके आंसर देने से पहले मेरे आप खुद भी अपना आंसर देना, इसलिए कॉपी पेन जब भी वीडियो देखें आप मेरी कॉपी पेन अपने साथ ले लें। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पर अभी नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है साथियों। ठीक है, तो इस सीरीज को मैंने चाणक्य सीरीज नाम इसलिए दिया है साथियों ताकि आप लोगों की जो शिक्षण अभिरुचि है इसमें चाणक्य की भांति एक सोच डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये उद्देश्य ही यही था चाणक्य सीरीज नाम रखने का इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का। ठीक, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज के प्रश्न 1 है, मॉडल का प्रयोग किया जाता है जहां, यानी कि मॉडल का प्रयोग कहां किया जाता है। ए ऑप्शन है वस्तु नहीं दिखाई जा सके वहां, बी कक्षा को अनुशासित करना हो जहां, ठीक ने, तो सी भाषण देते समय, डी छवि। बताइए बताइए साथियों, कहां करोगे मॉडल का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु नहीं दिखाई जा सके जहां। ठीक, यानी कि हम जब क्लास में शिक्षण कर रहे होते हैं वहाँ किसी चीज़ के बारे में अगर हमें बताना है ना, तो हम वहाँ रियल कोई चीज़ वस्तु को नहीं दिखा पाते किसी चीज़ को। जैसे मान लिया जाए विद्यार्थियों को किसी उनको बच्चों को हमने गाय दिखानी है ना, तो गाय को हम घर से लेकर स्कूल में तो नहीं जाएंगे ना, कक्षा में गाय तो खड़ी नहीं कर देंगे ना, उस रियल वस्तु उसको रियल चीज़ को तो रियल मॉडल रियल चीज़ को तो नहीं दिखाएंगे ना वहाँ, तो उसके लिए मॉडल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर है वस्तु नहीं दिखाई जा सके जहाँ। ठीक है, जहाँ रियल ये वस्तु को नहीं दिखा पाते हम वहाँ मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक किस श्रेणी में आएगा। बताइए, बालक भाग जा रहा है आपकी क्लास से रोज, तो किस श्रेणी का बालक है वो, बताओ। सामान्य बालक है, तो सामान्य बालक है तो क्यों भाग रहा है भाई। सामान्य बालक भागेगा क्या। विकलांग है, विकलांग बच्चा वैसे ही विकलांग है तो वह कहाँ भाग पाएगा। पिछड़ा बालक या असमायोजित बालक, बताइए, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो विकलांग बालक है बच्चों, वो तो प्रतिदिन कक्षा से वो तो नहीं भाग सकता ना, तो बताइए 2 ऑप्शन है आपके पास, पिछड़ा बालक या असमायोजित बालक। तो इसका सही आंसर होगा असमायोजित बालक। ठीक है, उसको समायोजन की आवश्यकता है इसलिए भाग रहा है वो। ठीक है, पिछड़ा बालक नहीं है वो, हैं, तो असमायोजित बालक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। वह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बताओ बताओ भाई, आप टीचर बनने वाले हो ना, तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो आप अपने शिक्षार्थी में देखना चाहते हैं, बताओ कौन सा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हो अपने बच्चे में। शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया या मूल्यांकन। बताओ, मूल्यांकन देखना चाह रहे हो क्या, हैं, क्यों देख रहे हो यार मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण उद्देश्य। आप देखना चाह रहे हो कि आपके जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हुई है ना बच्चे में। ठीक है, यही तो परिवर्तन आप देखना चाहोगे विद्यार्थी में, अपने शिक्षार्थी में, अपने बच्चे में, है नहीं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन नहीं, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 4। निम्न में से दल शिक्षण का कौन सा सत्र मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। बताओ, मंदबुद्धि बालकों के लिए जो उपयोगी है दल शिक्षण का कौन सा सत्र है वो। दल शिक्षण पढ़ा है ना, कल ही वीडियो डाल तो रखी है, पढ़ा होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को इतना मैटर देने वाला हूँ ना, लेकिन बीच बीच में बड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं, कभी कुछ सुनने को भी मिलता है ना। तो इसलिए मैं तो खुद अल्टी का एक एक्सपेरिमेंट हूँ यार, हैं, मैं तो आपकी
मतलब इस समय में मैं क्या सोच सकता हूँ यार, बताइए। जब परीक्षा नज़दीक हो मुझे खुद अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, हैं, अपना रिवीजन खुद करना चाहिए था, और मैं आपको यहाँ पर बैठ के आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और आपके लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, मतलब तो बताइए मैं क्या इसमें क्या सोच सकता हूँ यार। तो निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक से ही हमें सफलता मिल सकती है, ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण समय में अपना टाइम निकाल के आप लोगों को अपना टाइम दे रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूँ, ठीक। इतना ये टाइम देने के लिए, इतना ये मेहनत, इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा बताया था, कौन सा सभा सत्र बताया था, लघु सभा सत्र साथियों, ठीक है। आम सभा सत्र ये तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए बताया था, है ना। प्रयोगशाला सत्र ये सभी के लिए बताया था, ठीक है। तो एक एक जो मैंने ये जो मैंने एक रामबाण सीरीज क्लास थ्रू, दोस्तों जो मैंने रामबाण सीरीज चलाई है ना, जो जिसमें मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्लासें आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करना, ठीक है। आप लोग साथ सहयोग देते हो, ठीक, आपको अच्छी लगती हैं क्लासें, ठीक, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ अच्छा, ठीक मैटर हमें मिल रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक। और आप लोगों के ही जो कमेंट होते हैं ना, उसी से मुझे मनोबल मिलता है, उसी से मुझे काम करने का, इस वर्क को अपने अच्छे से करने का थोड़ा जुनून मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, बताइए, बी है, लघु सभा सत्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बताइए। इतने अच्छे दमदार क्वेश्चन मिलेंगे ना यहाँ, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो मेरिट बनाएंगे आपके, वही क्वेश्चन में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके एक कम समय में बड़े अच्छे प्रश्न आपको मिले, ठीक है। और भी उनके साथ साथ भी, प्रश्नों के साथ साथ लेवल समझ में आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न अगर आ गए तो हम किस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। तो क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। घन निर्माण, ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्र के टुकड़ों को जोड़ना, सरल गणित समस्याएं हल करना। निष्पादन प्रक्रिया, इसको इंग्लिश वाले समझ लेना, इसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर होगा साथियों डी, सरल गणित समस्याएं हल करना। अब ये निष्पादन प्रकार क्या होता है, निष्पादन प्रकार का यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं अशाब्दिक प्रकार, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का अशाब्दिक प्रकार का एक परीक्षण है, ठीक। तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये सरल गणित समस्याएं हल करना, तो ये तो क्या होता है, ये तो शाब्दिक होता है। यहाँ निष्पादन प्रक्रिया को पूछ रहा है, निष्पादन प्रकार का यानी कि शाब्दिक, अवाचिक जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ ये तो है मूर्त चीज़ें, निष्पादन में मतलब क्या आती हैं, मूर्त चीज़ें आती हैं, ठीक है। आए समझ में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है, ए है अधिगम, बी है चिंतन, सी है धारण, डी है पुनः स्मरण। बताइए साथियों, स्मृति का कौन सा अंग नहीं है। मेमोरी के अंग पढ़े हैं ना, हाँ, 4 अंग होते हैं ना इसके। पहला क्या होता है, सीखना, लर्निंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बताइए, बोलते हैं ना, पढ़ा होगा यार, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, है। तो आ गया होगा समझ में, सीखना यानी कि फिर लर्निंग हो गया, फिर रिटेंशन, धारण जिसको हिंदी में, हिंदी वाले सुन लेना, धारण, रिकॉल, रिकॉल को क्या बोलते हैं, पुनः स्मरण, रिकॉग्नाइजेशन उसको क्या बोलते हैं, पुनः पहचान करना। तो यहाँ पर अधिगम तो होगा यानी कि सीखना तो हो गया, अधिगम ही तो बोलते हैं उसको, लर्निंग, और धारण ठीक हो गया, रिटेंशन, रिटेंशन आ गया ना, पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, रिकॉल, तो ये 3 तो हो गए। एक चौथा क्या था, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, पुनः पहचान करना। तो चिंतन कहाँ हुआ, चिंतन नहीं हुआ इसमें, इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, बताइए।
अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। कौन से व्यक्ति की मदद करती है, कहने का मतलब यह है प्रश्न का। तो प्रश्न का कहने का एक किस टाइप से प्रश्न बनाया है उसका समझना भी है उसको, है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। ए ऑप्शन है इंजीनियर बनने में, बी समस्या सुलझाने में, सी औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में, डी सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताओ। इंजीनियर में जा रहे हो, इंजीनियर बिल्कुल नहीं होगा साथियों, ठीक है। इंजीनियर मूर्त बुद्धि वाला होता है, मूर्त काम करता है ना, वो मूर्त चीज़ों को देखता है, उसी तभी मूर्त जो कार्य कर रहा है वो तो मूर्त बुद्धि वाला हुआ। तो इसका सही आंसर होगा बी, समस्या सुलझाने में। कोई समस्या होती है तो हम अमूर्त चिंतन करते हैं ना, तो इसके लिए बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। क्या होगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार? शारीरिक रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाजशास्त्री प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, बताइए साथियों। बताइए दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व किसने दिए थे? युंग महोदय ने, है ना, युंग महोदय ने दिए थे ना। तो युंग महोदय का जो पर्सनैलिटी जो वर्गीकरण किया है उन्होंने, तो किस में किया है बताइए? वो किस आधार पर किया है युंग महोदय ने? मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है ना, मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार। आ गया समझ में? बी शारीरिक रचना के आधार पर किसने किया है, इसको देख लेना। समाजशास्त्री प्रकार, इसको भी देखना आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? बताओ, मंद बुद्धि बालक के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है कारक, यहाँ पर पूछ रहा है। बताओ, सीखने में मंद गति होती है मंद बुद्धि बालक की? बिल्कुल होती है, कहोगे बिल्कुल होती है मंद बुद्धि बालक, ठीक है। शारीरिक दोष भी मंद बुद्धि बालक में देखने को मिल जाते हैं। अमूर्त चिंतन का अभाव, इसीलिए तो अमूर्त चिंतन का अभाव है, इसीलिए तो मंद बुद्धि का बालक है वो, है ना। ये तो ठीक ही है। डी मौलिकता, ठीक है। तो डी मंद बुद्धि बालक आवश्यक कारक कहाँ होता है? मौलिकता है। मौलिकता जो होता तो फिर वो सृजनात्मक बालक में आ जाता। किस में आ जाता? सृजनात्मक बालक में, ठीक है। मौलिकता, लोचनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन में सहमत होना चाहिए? चलिए, कथन आपके सामने है और आपको सहमत होना है अध्यापक के रूप में आपको, ठीक है। तो कथन आप पढ़ लीजिए। ये है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य से संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, तब होती है बोल रहा है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करते हैं। तो बाह्य से जब संतोष प्राप्त कर रहे हो तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्यों होगी तुम्हें, हैं? बाह्य से तो बाह्य अभिप्रेरणा ही होगी ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इससे तो सहमत नहीं है हम। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन, ये तो पढ़ा है ना हमने। स्थायी व्यवहार परिवर्तन किससे होता है? आंतरिक जब अभिप्रेरणा होगी, ठीक है, तभी तो स्थायी व्यवहार परिवर्तन होगा, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति में ही, व्यक्ति द्वारा सीखा हुआ ज्ञान ही वो स्थायी व्यवहार परिवर्तन का कारण होता है ना। तो ये तो बी बिल्कुल नहीं होगा, बाह्य पुरस्कार बोल रहा है, बाह्य पुरस्कार नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा। सी बोल रहा है बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये है बात, ठीक है। जब बाह्य अभिप्रेरित तब होते हो आप जब क्या होता है, अधिगमकर्ता को बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। बाह्य, ठीक आया समझ में? तो ये है डी है बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। कहाँ से करेंगे भाई? बाह्य पुरस्कार है तो बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करेगा वो। आंतरिक अभिप्रेरणा तो जब आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित रहोगे तभी आंतरिक अभिप्रेरणा मिलेगी, ठीक है। मान लिया जाए आपको किसी परीक्षा में 80% नंबर लाने के लिए आपके पिताजी ने कहा कि अगर तू 80% ले आता है तो तेरे को एक बाइक मिलेगी। तो क्या है, अब वो बाह्य अभिप्रेरित हो गया ना, ठीक है। वो क्या है,
वो है बाह्य अभिप्रेरणा, वो अस्थायी होता है। बाह्य पुरस्कार पाने के लिए किया उसने। प्रश्न नंबर 11, बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। बताओ, बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए आप किस चीज़ को बढ़ावा देंगे? स्पर्धा कराएंगे बच्चों में? क्यों कराओगे प्रतिस्पर्धा? उससे बच्चे क्या अभिप्रेरित होंगे सीखने के लिए? कक्षा में प्रथम आने पर बच्चों को पुरस्कार करोगे? तो कक्षा में सभी बच्चे प्रथम आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, और डी ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा। अच्छा, और जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर नहीं हुआ, केवल उनकी प्रशंसा ही करोगे? सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण अगर मिल गया है, ठीक, तो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित तभी होता है। ठीक है, एक अच्छा वातावरण में, अच्छे वातावरण में ही उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, परिपक्वता का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी रुचि। बताइए, परिपक्वता का संबंध पूछ रहा है। बुद्धि से तो कोई मतलब है नहीं, इससे सृजनात्मकता से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो परिपक्व आदमी ही सृजनात्मकता, ये तो सही नहीं है। इंटरेस्ट, रुचि से क्या मतलब है परिपक्वता का? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, विकास। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। प्रश्न नंबर 13, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, ये इंडिविजुअल डिफरेंस होगा दोस्तों। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक होगा, वैयक्तिक विभेद। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? वैयक्तिक विभेद। ये ऑप्शन है लाभकारी नहीं है, वैयक्तिक लिख लेना इसको। ठीक है, ये ऑप्शन है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद नहीं होगा दोस्तों, ये होगा क्या? व्यक्तिगत। ठीक है, क्या होगा? ये व्यक्तिगत विभेद होगा। हाँ, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है? लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पहले तो ये बताओ कि व्यक्तिगत विभेद कक्षा में विद्यार्थियों के, ये लाभकारी है या फिर हानिकारक है? बताओ, या अनुपयुक्त है? आप कहोगे कि व्यक्तिगत विभेद ये तो बिल्कुल लाभकारी है। ठीक है, व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है, तो इसका लाभकारी, और देखो और ऑप्शन में है लाभकारी नहीं है, गलत हो गया। हानिकारक है, गलत हो गया। अनुपयुक्त है, गलत हो गया। अब देखो, पढ़ो। लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, व्यक्ति विभेद तो जरूरी है ना, व्यक्तिगत विभेदताएं होती हैं। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? किस प्रकार का विकास होता है निकट दूर सिद्धांत में? बताइए। ए केंद्र से सिरों की ओर, बी ऊपर से नीचे की ओर, सी दोनों ओर बराबर, डी नीचे से ऊपर की ओर। बताओ। तो निकट दूर सिद्धांत, केंद्र से सिरों की ओर, ये ऑप्शन इसका सही होगा साथी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट अंतिम क्वेश्चन पर। ठीक, तो प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। ठीक है, और लाइक, यार वीडियो इतने लोग देख रहे हो और लाइक कितने होते हैं देख लेना आप लोग। ठीक है, तो लाइक, बिना लाइक किए जाना ही नहीं चाहिए। मुझे लाइक से ये समझ में आता है कि इतने लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इतने लोगों को पसंद आ रही है, तो लाइक बिल्कुल ज़रूर करना दोस्तों। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है? आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है, बताइए। अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है, बुद्धि है, या फिर व्यक्तित्व? बताओ बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो देख लेते हैं। अभिक्षमता आनुवांशिक से निर्धारित होती है, बुद्धि
बुद्धि तो होती है अनुवांशिकता से निर्धारित, ठीक है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता से होती है, ठीक। अभिक्षमता भी होती है और अभिवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो अभिवृत्ति इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, सॉरी एटीट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। ठीक। तो दोस्तों हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू की हुई है शिक्षा सरोकार टीम के द्वारा, ठीक है, यानी कि मेरे द्वारा। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए बस केवल थोड़ा सा फीस मैंने ज़रूर रखी है, ठीक है। तो 120 रुपये इसकी फ़ीस है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं यूट्यूब पर तो हुई, ठीक, तो आप अपना वहाँ आकलन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आकलन करने का आपके पास बेहतर मौका है। इससे अच्छे टेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे मॉक टेस्ट बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से आप अपना आकलन बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमें तुरंत व्हाट्सअप करें दोस्तों। थैंक यू।